न्यूज में क्या है? ताइवान। नैन्सी पेलोसी विजिट करने गई थी ताइवान, जिसके बाद चाइना दिवाली मना रहा ताइवान के साथ में। ठीक, तो हमें समझना है कि व्हाट इज द इशू विद ताइवान, व्हाट इज दिस वन चाइना पॉलिसी। ठीक, और इसका आज के दौर में सिग्निफिकेंस क्या है। हम बहुत पीछे से स्टार्ट नहीं करेंगे, 20th सेंचुरी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा है कि चाइना की पहले तो आप स्थिति समझ लीजिए। चाइना वॉज डिवाइडेड अमंग मैनी वॉरलॉर्ड्स। ठीक, जो किंग एम्पायर था वो धीरे धीरे वीक हो रहा था, और किंग एम्पायर के वीक होने के बाद हो क्या रहा था कि चाइना में हर एक जगह अलग अलग अपने क्षत्रप या जिन्हें वॉरलॉर्ड्स कह सकते हो, उन्होंने चाइना को डिवाइड कर रखा था। चाइना पर कोई ना कोई वेस्टर्न नेशन हमेशा अपना इन्फ्लुएंस रखना चाह रहा था, कभी ब्रिटेन हो, कभी आपका जापान हो। ठीक है ना, तो ये कह सकते हैं कि ब्रॉडली चाइना में अलग अलग वॉरलॉर्ड्स थे जिनको अलग अलग कंट्रीज सपोर्ट कर रहे थे, और अलग अलग कंट्रीज वहां पर अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहे थे। ठीक, इसी समय पर क्या होता है कि चाइना जो है वो कोरिया, ताइवान और वियतनाम पर अपना इन्फ्लुएंस खो देता है, और सीनो जापानीज वॉर जब होता है 1885 से 95 में, उस दौरान चाइना ताइवान पर अपना कंट्रोल खो देता है हार करके जापान से, और ताइवान जो है वो एक जापानी कॉलोनी बन जाती है। इसी दौरान होता क्या है, चाइना में बहुत भयंकर कंडीशंस चल रही होती हैं, बहुत ज्यादा ड्रॉट्स आ रहे होते हैं, इकोनॉमिक स्ट्राइक चल रही होती है, और इन सब के बीच में बॉक्सर रिबेलियन खड़ा होता है चाइना के अंदर। बॉक्सर रिबेलियन क्या था? बॉक्सर रिबेलियन हो क्या रहा था कि चूंकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा चाइना में बढ़ रहा था, उसकी वजह से वहां पर क्रिश्चियन मिशनरीज लगातार अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे, और जो वहां के लोकल, वहां का जो वे ऑफ लाइफ है या बौद्धिज्म है या जो उनका रिलीजन है, उसको जो है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर रहे थे। इन सब के अगेंस्ट में चाइनीज खड़े होते हैं और वो बॉक्सर रिबेलियन करते हैं। बॉक्सर जो शब्द आया है, ये कहां से आया है? बॉक्सर शब्द निकला था कि एक सीक्रेट सोसाइटी टाइप की वो बनाते हैं, जिसमें वो फिजिकली जाकर के रेजिस्ट करते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज के अगेंस्ट में। इट वॉज अ ब्लडी रेवोल्यूशन विच वॉज बैक्ड बाई किंग डायनेस्टी, राइट। तो होता क्या है कि 1899 में ये क्रिश्चियन मिशनरीज को अटैक करके बॉक्सर रिबेलियन शुरू करते हैं। आइडिया क्या था कि जितने भी फॉरेन फोर्सेस हैं उनके खिलाफ हमें खड़ा होना है, यूनाइट होना है। ठीक, और इस दौरान इन्होंने हजारों लोगों को मार दिया, जो अमेरिकन, ब्रिटिश, हंगेरियन, जापानीज, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच, जो भी इस तरह का था, जो चाइना में रह रहा था और किसी भी तरह का इंपीरियलिस्टिक सोच का था, उसको यहां पर मार दिया गया। ठीक है? हाँ, ठीक है, कहने का मतलब क्या, पहले तो ये लोग मारे गए ना, जो डोमेस्टिक वहां पर लोग थे वो मारे गए। मतलब जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो किसी भी कंट्री के हो, रशियन क्रिश्चियन मिशनरी हो, जापानीज क्रिश्चियन मिशनरी हो, कोई भी क्रिश्चियन मिशनरी हो, जो मिला उसको मार दिया वहां पर। और बॉक्सर रिबेलियन को खत्म करने के लिए ये सारे कंट्रीज मिल गए, और इन सब ने चाइना के अंदर अपनी फोर्स भेजी, और उसके बाद ये बॉक्सर रिबेलियन को रोक पाए, उसे खत्म कर पाए। और उसमें आप देख रहे हैं पूरे एक्सिस कंट्रीज की फोर्स थी। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जब बॉक्सर रिबेलियन, अच्छा, किंग डायनेस्टी ने क्या किया था? बॉक्सर रिबेलियन को सपोर्ट किया था। तो किंग डायनेस्टी, अब जब इतनी सारी एक्सिस पावर की फोर्स आ जाती है, पूरा वेस्ट इंटायरली आ गया बॉक्सर रिबेलियन को खत्म करने के लिए, तो इसके बाद होता क्या है कि किंग डायनेस्टी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, और वहीं पर उदय होता है वॉरलॉर्ड्स का। क्योंकि होता क्या, जब एक सेंट्रल पावर वीक होती है तो क्या होता है, छोटे 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 लोग खड़े होने लगते हैं, और ऐसे वॉरलॉर्ड्स आ जाते हैं जो चाइना में अलग अलग अपना एरिया ऑफ इंफ्लुएंस कार्व आउट करने लगते हैं। इसी दौरान चाइना में उदय होता है एक नेता का, जिसे कहते हैं सुन यात सेन। ठीक, और
सुन यात्सेन जो है, जब किंग एम्पायर को ओवरथ्रो किया जाता है, उसके बाद जब एक पॉलिटिकल वैक्यूम बनता है, वहां पर सुन यात्सेन खड़े होते हैं। ये लोग क्रिश्चियन मिशनरीज के ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा प्रभावित थे। इन्होंने देखा कि वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे थे, जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम एक स्टेबल चाइनीज रिपब्लिक खड़ा करेंगे, एक स्टेबल चाइनीज रिपब्लिक खड़ा करेंगे, एक ऐसा देश बनाएंगे जो इस तरह से वॉरलॉर्ड्स के बीच में डिवाइडेड नहीं होगा, ठीक। और तीन चीजें, तीन कॉन्सेप्ट्स लेकर के इनका पूरा, सुन यात्सेन का जो पूरा सपना था वो तीन प्रिंसिपल्स पर खड़ा था। पहला क्या, नेशनलिज्म। इसीलिए बाद तक जब चाइना का वॉर 1949 में भी हुआ तो क्या बोला गया, कम्युनिस्ट्स वर्सेस नेशनलिस्ट्स, ठीक। इनका पहला जो प्रिंसिपल था वो क्या था कि हम नेशनलिज्म को लेकर के चलेंगे। दूसरा प्रिंसिपल था वो क्या था कि हम डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करेंगे। दिस इज वेयर कम्युनिज्म एंड दीज पीपल जिन्हें हम नेशनलिस्ट कह रहे हैं, ये यहीं पर डिफर कर रहे थे। कम्युनिज्म डज नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी बट दे वर सेइंग दैट वी विल एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, ठीक। और उन्होंने कहा कि हम लोगों के रोजगार की बात करेंगे, लोगों के लिए लाइवलीहुड लाएंगे, ठीक। तो तीन चीजें थी, लाइवलीहुड, डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म। इन तीन चीजों के आधार पर उन्होंने कहा कि हमें अपने राष्ट्र को, चाइनीज रिपब्लिक को खड़ा करेंगे, और शब्द था रिपब्लिक, ठीक। उसके बाद इन्होंने युआन शिकाई के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया। सुन यात्सेन ने हार गए और हारने के बाद में इनको जापान में असाइलम लेना पड़ा। लेकिन इस दौरान एक और चीज हो रही थी। इस दौरान इन्हें एक प्रोडिजी मिला था, इन्हें एक चेला मिला था, शिष्य मिला था, जो बाद में इनका दामाद भी बनने वाला था, जिसका नाम क्या था, चियांग काई शेक। और चियांग काई शेक जो है, उसको इन्होंने देखा कि बहुत एबल आदमी है, उसको इन्होंने अपना एक क्लोज एड बनाया और उसके अंडर में एक वाम्पोआ मिलिट्री एकेडमी खोली और उसका कमांडर बना दिया चियांग काई शेक को, ठीक। और चियांग काई शेक की जो पत्नी थी वो इनकी बेटी थी, जिसको बाद में मैडम शेक बोला जाता था, हु यील्डेड ग्रेट डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक। चियांग काई शेक के बारे में जब 1925 में सुन यात्सेन की डेथ होती है, तो जो सुन यात्सेन की पार्टी थी, जो सुन यात्सेन का ग्रुप था, जिसे कहते थे KMT, KMT का फुल फॉर्म क्यूमिनटोंग। क्यूमिनटोंग क्या थी, क्यूमिनटोंग पार्टी थी किसकी, सुन यात्सेन की। और सुन यात्सेन के मरने के बाद उनका दामाद, उनका सक्सेसर, उनकी प्रोडिजी, वाम्पोआ एकेडमी का, मिलिट्री एकेडमी का कमांडर चियांग काई शेक लीडर बनता है क्यूमिनटोंग का। और वो अब रिजॉल्व लेता है कि हम पूरे चाइना को रीयूनिफाई करेंगे, सारे वॉरलॉर्ड्स को खत्म करेंगे और चाइना को वापस से एक महान देश बनाएंगे। इन्हीं तीन चीजों के आधार पर, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी एंड लाइवलीहुड, ठीक बात है। उसके बाद होता क्या है कि 1927 में जब वो ये देखता है कि कम्युनिस्ट का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, 1927 में जब वो ये देखता है कि अच्छा, कम्युनिज्म का समझिए, रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हो चुकी थी, तो रशिया में, अच्छा बिल्कुल नेबरहुड थी, तो रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन होने के बाद चाइना के अंदर भी कम्युनिज्म जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। तो 1927 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे ही देखा कि भाई जो है कम्युनिस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं, तो चियांग काई शेक ने उनको थोड़ा सा दबाना चालू किया और दबाने के बाद में अपनी पावर को कंसोलिडेट करना चालू किया एज अ नेशनलिस्ट लीडर इन चाइना। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना स्टैब्लिश होती है 1921 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 1921 में स्टैब्लिश होती है ली डजाओ और चेन डुक्शुई द्वारा। और मई 4th मूवमेंट ये 1919 में करते हैं और उसके बाद बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद में ये लोग प्रॉपरली कम्युनिज्म की तरफ चल जाते हैं। और 1924 में जब ये देखते हैं कि वारलॉर्ड्स बहुत ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, उस टाइम पर बहुत ध्यान से 1924 में उन्हीं वारलॉर्ड्स के अगेंस्ट
जिनको मारने की कसम sun यात्सेन ने खाई थी, जिनको खत्म करने की कसम अभी चियांग काई शेक खा रहे हैं, वॉरलॉर्ड्स के अगेंस्ट चियांग काई शेक यानी कि नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों साथ आ जाते हैं। वॉरलॉर्ड्स के अगेंस्ट कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट दोनों साथ आ जाते हैं और दोनों कहते हैं कि पहले चाइना को यूनिफाई किया जाए। वॉरलॉर्ड्स खत्म हो जाते हैं, चियांग काई शेक का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है और वो ये देखता है कि सीसीपी खतरा है। तो चियांग काई शेक क्या करता है कि पूरी तरीके से सीसीपी को खत्म करने की कोशिश करता है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उस समय पर अंडरग्राउंड हो जाती है। उसके बाद आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बादल मंडराने लगते हैं। अब स्थिति खतरनाक होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा था कि दुनिया में दो ब्लॉक्स बन गए थे, ठीक, और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो क्या कर रहा था, वो चियांग काई शेक को समर्थन दे रहा था। यूएस जो है वो चियांग काई शेक को समर्थन दे रहा था। रशिया कम्युनिस्ट था और रशिया के नेबरहुड में चाइना था, ठीक बात है। और जापान जो है वो एक इंपॉर्टेंट फोर्स बन करके उभर रहा था। अब चाइना के खिलाफ चाइना के पास दो टेंशन थी। पहली टेंशन ये है कि पड़ोस में जापान है। पहली टेंशन थी एक्सटर्नल कि अगर जापान वॉर जीत गया तो ना चियांग काई शेक बचेंगे ना सीसीपी बचेगी, फिर तो जापान आ जाएगा। क्योंकि जापान का इतिहास था कि जापान ने 2 बार ब्रूटली चाइना को कॉलोनाइज किया था, खत्म किया था चाइना को। अब पहली जो समस्या थी वो एक्सटर्नल थी कि अगर जापान जीत गया तो वो हमारी ऐसी की तैसी कर देगा। दूसरी समस्या इंटरनल थी कि आपसी में लड़े जा रहे हैं, नेशनलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट चल रहा है, ठीक। इन समस्याओं के बीच में क्या होता है, 1936 में नेशनलिस्ट पार्टी जो सत्ता में होती है, चियांग काई शेक जो सत्ता में होते हैं, वो क्या करते हैं, सॉरी उनके साथ क्या होता है, वो 2 फ्रंट पे वॉर झेल रहे होते हैं। एक तो जापानीज इन्वेजन होता है, जापान ऊपर मंचूरिया से, ये जो रेड वाला आप देख रहे हो, जापान मंचूरिया से हमला करना चालू कर देता है। और दूसरा माओ अंकल, माओ अंकल को लगता है कि अब ये डिस्ट्रैक्टेड हैं इस समय पर। चियांग काई शेक जो है वो इस समय पर डिस्ट्रैक्टेड है, बढ़िया मौका है, मार दो। तो माओ अंकल भी धीरे धीरे वापस अपने आप को रीग्रुप करना चालू करते हैं, लोगों के बीच में पॉपुलराइज करना चालू करते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, 1939 में जापान जो है वो, आप ये देखिए, जापान धीरे धीरे, ये तो कम्युनिस्ट का मैप है, जापान जो है वो धीरे धीरे एडवांस करना चालू करता है। और जब जापान एडवांस करना चालू करता है तो क्या होता है, चियांग काई शेक उस समय रूलर है, तो चियांग काई शेक धीरे धीरे हारने लगता है और जापान जो है वो ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी पर आने लगता है। और चियांग काई शेक की बाद में स्थिति ये हो जाती है कि एक तरफ वो कम्युनिस्ट से परेशान, दूसरी तरफ जापान का एडवांस लगातार बढ़ रहा है। तो उस समय पर वो ब्रिटेन और अमेरिका से कहता है कि भाई हमारी हेल्प करिए, वरना एक तो जापान आपका दुश्मन है वो भी जीत जाएगा, और दूसरा ये कम्युनिस्ट यहाँ बैठे हैं ये भी जीत जाएंगे, तो आप तो दोनों तरफ से हार जाओगे। कि यूएसए वॉज अगेंस्ट कम्युनिज्म एंड दे वर फाइटिंग अगेंस्ट जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उन्होंने कहा फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो उस समय पर ब्रिटेन ने और अमेरिकन ने इनकी हेल्प कर दी। 46 में जैसे ही वॉर खत्म होता है, जैसे ही अगस्त 45 में और 46 में जैसे ही वॉर खत्म होता है, वैसे ही क्या होता है, अब लड़ाई सीधी हो जाती है, क्योंकि अब बाहर वाला खतरा खत्म। जापान वॉज डिसिमेटेड प्रॉपर एंटायरली, एटम बम वगैरह फेंक दिए गए थे। अब खतरा, अब आपस में इनकी लड़ाई एकदम फोरफ्रंट पर आ जाती है कि अब भैया या तो कम्युनिस्ट या फिर नेशनलिस्ट। लेकिन इस समय तक हुआ क्या था, इस समय तक कम्युनिस्टों ने वर्ल्ड वॉर का सहारा लेकर के और जापानीज इन्वेजन का सहारा लेकर के चियांग काई शेक के विरुद्ध लोगों में खूब गुस्सा भर दिया था। एक तो वॉर चल ही रहा था, चियांग काई शेक जापान से हार भी गए थे, ऊपर से करप्शन का आरोप लगा रहे थे ये कि भाई ब्रिटेन और इनसे पैसा लेकर के यूएसए से ये सब अपने जेबें भर रहे हैं, बहुत करप्ट है गवर्नमेंट। दूसरा ये आरोप क्या लगा रहे थे कि देश को भी यूनिफाई नहीं कर पाए, इन्होंने कहा था नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। और उसके बाद क्या आरोप लगाया कि ये एंटी फार्मर एंटी पेजेंट है और हम तो प्रो पेजेंट हैं। और उस समय पर चाइना में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, लगभग सभी लोग फार्मिंग कर रहे थे पेजेंट्स के, ठीक।
इन सब चीज़ों की वजह से होता क्या है कि चाइना के अंदर चियांग काई शेक की पॉपुलैरिटी ख़त्म होने लगती है और कम्युनिज्म की जो पॉपुलैरिटी है या कम्युनिज्म का जो सपोर्ट है वो बढ़ने लगता है। और प्लस कम्युनिस्ट्स वर वेरी क्लियर एंड ब्रूटल इन देयर मीन्स। ठीक, 1949 में क्या होता है कि नेशनलिस्ट फोर्सेस माओ, पहले नेशनलिस्ट फोर्सेस माओ को हराती हैं और हरा करके माओ को यूनान की केव्स तक ड्राइव आउट कर देती हैं। माओ वहाँ रहता है, सालों तक वहाँ रहता है और वर्ल्ड वॉर खत्म होने का इंतजार करता है, और जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो अपने आप को रीग्रुप करके वापस आता है और चियांग काई शेक और क्यूमिंटांग के खिलाफ वॉर शुरू करता है। और उसके बाद चियांग काई शेक को हरा कर क्यूमिंटांग को हरा देता है। और हारने के बाद में क्या होता है कि जो आपके चियांग काई शेक हैं ये भाग के कहां चले जाते हैं, ताइवान, और ताइवान से ही ये रूल चलाते हैं। लेकिन जो ताइवान से रूल चला रहे होते हैं वो कैसा रूल होता है, ऑटोक्रेटिक रूल होता है, मार्शल लॉ टाइप का होता है, डेमोक्रेसी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ताइवान के अंदर भी एक चीज थी कि वहां पर भी डिवीजन था, ताइवान में भी कुछ लोग इंडिजिनस थे और कुछ बाकी बाहरी चाइना से आए हुए थे। ताइवान में भी कुछ लोग इंडिजिनस थे और ये चियांग काई शेक वगैरह ये सब चाइना से आए थे, ये वन चाइना। भाई चियांग काई शेक कह रहा था कि ताइवान इज द सीट ऑफ द गवर्नमेंट। चियांग काई शेक वाज सेइंग कि ताइवान इज द सीट ऑफ एंटायर चाइनीज गवर्नमेंट, क्योंकि वो लैंडमार्क से हट चुका था। तो उसने अपना नाम रखा आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना। वो कह रहा था कि हमारी सरकार ही चाइना की सरकार है। और माओ ने और कम्युनिस्ट चाइना ने क्या किया, अपना नाम रखा पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब दोनों लोग कह रहे थे कि हम चाइना की सरकार हैं, हम चाइना की सरकार है, दुनिया इधर उधर देख रही थी। इसी बीच में भारत ने क्या किया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज कर दिया कि ये असली चाइना है, कम्युनिस्ट वाला चाइना असली चाइना है, एंड द एंटायर वर्ल्ड देन फॉलोड दिस सूट। ठीक, लेकिन ताइवान में क्या हो रहा था, ताइवान में अपनी डेथ तक 1975 तक चियांग काई शेक रूल करता रहा। उसकी डेथ के बाद में उसका पुत्र और उसका जो सक्सेसर था चियांग चिंग कुओ, उसने क्या किया, डेमोक्रेसी का रास्ता खोल दिया। और जो वादा था सुन यात सेन का, जो वादा था क्यूमिंटांग का, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म एंड लाइवलीहुड, उसमें डेमोक्रेसी का रास्ता फाइनली खोल दिया। किसने, सुन यात सेन के पुत्र ने। उसके बाद आते हैं कि वन चाइना पॉलिसी कहां से शुरू होती है। ताइवान 1895 से 1945 तक जापान की कॉलोनी रहता है। ठीक, इसके अलावा ताइवान के अंदर अपने भी इंडिजिनस लोग हैं। ठीक, उसके बाद ये बैटल ऑफ कनिंगटाओ होती है 1949 में, जिसमें क्यूमिंटांग सीसीपी को डिफीट, सुनना ध्यान से सुनना, भूला हुआ इतिहास है ये। छोटा सा ताइवान जिसको फार्मोसा भी कहते थे, कितने लोग जानते हैं। ठीक, ताइवान का ही दूसरा नाम फार्मोसा, अगर आप एंशिएंट टेक्स्ट में जाएंगे तो फार्मोसा आइलैंड लिखा हुआ मिलेगा। ताइवान छोटा सा देश, कम्युनिस्ट चाइना, पूरा एंटायर चाइनीज लैंडमास, और ताइवान में रूल किसका, क्यूमिंटांग का, चियांग काई शेक का। 1949 में बैटल ऑफ कनिंगटाओ होती है और उसमें रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि क्यूमिंटांग यानी कि चियांग काई शेक सीसीपी को डिफीट कर देता है, जिसके कारण आज भी आप देखते हैं कि ताइवान एक अपना अलग इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट इंफ्लुएंस बनाए। इसके बाद 1979 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करती है कि भाई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही चाइना का रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक, 1971 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही चाइना का सोल गवर्नमेंट है, ये पास कर दिया जाता है यूएन के द्वारा। ठीक, और जब ये हो जाता है तो इसका मतलब वन चाइना है, ये आपने रिकॉग्नाइज कर दिया है। और 1979 में क्या होता है, वन चाइना पॉलिसी कम्स इनटू बीइंग और यूनाइटेड स्टेट्स ताइवान से अपने डिप्लोमेटिक टाइज सीवियर कर लेता है, खत्म कर देता है, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से बीजिंग में अपने रिश्ते शुरू कर देता है। और ये कहा जाता है कि ताइवान जो है वो चाइना का ही पार्ट है। तो जो चाइना का कंटेंशन है वो क्या है कि ताइवान चाइना का पार्ट है,
जो ताइवान वाले हैं वो क्या कह रहे हैं कि वी हैव ऑलवेज बीन इंडिपेंडेंट, हमारे पास सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है और चाइना का पार्ट हम नहीं है। क्यूमिंटांग ने भी आपको हराया था और इससे भी पहले हमारे इंडिजिनस लोग ताइवान में रहते हैं, हम एक डेमोक्रेसी हैं और चाइना एक डेमोक्रेसी नहीं है।